सिराजुद्दीन अपनी बीवी हमीदा और बेटी आमना के साथ रहता था। गांव में सिराजुद्दीन का बहुत एहतराम किया जाता था। गांव के तमाम लोग उसकी बात मानते थे और उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बेटी, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तुम हो कि शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आमना ने जवाब दिया। मैं शादी सिर्फ उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर कोई ऐसा लड़का है तो मैं खुशी खुशी उससे शादी कर लूंगी। अब ऐसा लड़का मैं तुम्हारे लिए कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मेरी बेटी? हमीदा ने परेशानी से कहा। एक बात हमेशा याद रखना, बीवी को शौहर की हर बात माननी चाहिए। और एक तुम हो कि उल्टा रिवाज चला रही हो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि बीवी शौहर पर हुक्म चलाती है और शौहर चुपचाप उसकी बात मान लेता है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आमना ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। किसी तरह ये बात गांव के जमींदार शमसुद्दीन के सुस्त बेटे फैजान के कानों तक पहुंच गई। ये बात सुनकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है। मैं इस लड़की का गुरूर तोड़ दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ, इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले ही दिन फैजान अपनी वालिदा ज़ैबुन्निसा के पास गया और कहने लगा, माँ, मैं सिराजुद्दीन की बेटी आमना से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया बेटा तुम्हें? क्यों मजाक करते हो? कल तक तो तुम शादी के नाम से मुंह बनाते थे और आज एकदम शादी का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया? चलो मान लो अगर हम तुम्हारी शादी कर भी दें तो तुम अभी कुछ करते भी तो नहीं हो। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करोगे? हम तुम्हारा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी ना कभी तुम्हें कोई काम तो करना ही होगा। माँ, मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे बस शादी करनी है, वो भी सिराजुद्दीन की बेटी आमिना से। फैजान ने जिद की। तुम वालिद साहब से बात करके सिराजुद्दीन के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांगने मेरे लिए। बेटा जवान हो गया है, तुम उसकी शादी कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता है। अरे खुशनसीब, तुम ये क्या कह रही हो? फैजान तो कुछ करता धरता भी नहीं है, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। शमसुद्दीन ने परेशानी जाहिर की। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि खेतों पर जाओ, काम करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, अगर वो खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वो चाहता है कि उससे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत मत कर, लेकिन खेतों पर जाकर मजदूरों को ही देख लिया करे कि मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ वक्त ही गुजार रहे हैं। अब मैं अकेला कौन कौन सा काम देखूं? हमारे गांव में सिराजुद्दीन जी रहते हैं। वो एक बाइज्जत और अच्छे इंसान हैं। उनकी बेटी आमिना बहुत ही खूबसूरत और सुशील है। अच्छा, तुम सिराजुद्दीन की बेटी आमिना की बात कर रही हो? अरे, सिराजुद्दीन तो बहुत ही अच्छा इंसान है। गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हम कल ही सिराजुद्दीन के घर चलेंगे फैजान के रिश्ते के लिए। तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन शमसुद्दीन और उसकी बीवी सिराजुद्दीन के घर पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ सिराजुद्दीन जी, सब ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी आमना का हाथ मांगने आए हैं, अपने बेटे फैजान के लिए। हमें पता चला है कि आमना बहुत ही तालीम याफ्ता और समझदार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल सही किया जमींदार साहब। इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में आमना और फैजान की शादी हो जाती है। तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती है। मैं आपकी बीवी हूँ और आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे पूरा एहतराम दे। आमिना ने सुकून से कहा। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे तहीं इज्जत और समझदारी का रवैया अपनाएं। ये ना सिर्फ हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमें एक मजबूत और खुशहाल जोड़ा भी बनाएगा। फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं तो मैं आपको ये इख्तियार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने वालिद के माल पर ऐश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? फैजान ने गुस्से से कहा।
तो फिर ठीक है, अब मैं तब तक घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं खूब सारा माल न कमा लाऊं। फैजान अपनी बीवी से ये बात गुस्से में कह तो देता है, लेकिन बाद में वो सोचने लगता है। अरे, मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया। ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, रज़ा से मालूम करता हूँ। उसने बहुत सी जगहों पर काम किया है, वो मुझे कोई ना कोई काम के बारे में ज़रूर बता देगा। फैजान रज़ा के घर पहुंच जाता है और रज़ा से कहता है, रज़ा यार, तुमने बहुत सी जगहों पर काम किया है, मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नज़र में कोई काम हो मेरे लिए तो मुझे बताओ। अरे फैजान, कैसी बात कर रहे हो यार तुम? रिजा हंस पड़ा। इतने बड़े जिम्मेदार के बेटे हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम वाम करने की? अरे काम करने की जरूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को है भाई। दरअसल रज़ा, मैंने किसी से शर्त लगाई है। उसका मानना है कि मैं खुद मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए मैंने भी उससे कह दिया कि मैं तुझे पैसे कमा के दिखाऊंगा। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी की नहीं है, इसलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाएं। इतना कहकर रज़ा चला जाता है। फैजान को रज़ा की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। अब फैजान बगैर किसी को कुछ बताए कमाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक अमीर सेठ के पास जाता है। उस सेठ का बहुत बड़ा चावलों का गोदाम होता है। सेठ जी, मैं पास वाले गांव नंदपुर से आया हूं, आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नंदपुर में मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है, उसका नाम शमसुद्दीन जमींदार है। क्या तुम उसको जानते हो? जब फैजान शमसुद्दीन यानी अपने वालिद का नाम सुनता है तो वो घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं वालिद साहब को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर घर वापस गया तो आमना से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे, जो होगा देखा जाएगा। अगर वालिद साहब को मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए शमसुद्दीन का नाम सुनकर? सेठ ने दोबारा पूछा। नहीं सेठ जी, किसी सोच में डूबा नहीं हूं। हाँ, मैं शमसुद्दीन जमींदार को जानता हूं। बेचारे बहुत ही ईमानदार और नेकदिल इंसान हैं। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा, तुम मेरे दोस्त के गांव से जो आए हो। सेठ ने खुश होकर कहा। देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सेठ जी, फैजान को काम पर रख लेते हैं। जब फैजान के पास अच्छा खासा माल जमा हो जाता है तो वो अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं सोच रहा था कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिल आऊं। तुमने बिल्कुल सही सोचा फैजान, बीवी बच्चों से मिलना भी जरूरी है। तुम कल अपने गांव निकल जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आना। घर पहुंचकर फैजान ने सारा माल जो कमाया था आमना को दे दिया और फिर बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपनी मेहनत से माल कमा के लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूं। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा गुरूर तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। औरत को पीटना बहुत बड़ा गुनाह है। आमना ने मजबूती से कहा, मैं तुम्हारी शरीके हयात हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की कसम खाई है। मैं तुम्हारा हर मुश्किल वक्त में साथ दूंगी। अगर फिर भी तुम मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि फैजान ने अपनी बीवी को पीटा है। गांव वालों को भी पता तो होना चाहिए कि तुम इतना सारा माल कमा कर लाए हो, इसलिए अपनी बीवी को पीटना चाहते हो। आज आराम कर लो, तुम बहुत दूर से चल कर आए हो। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। फैजान अपनी बीवी आमना की बात मान लेता है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही फैजान अपनी बीवी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, इतने में ही फैजान के वालिद शमसुद्दीन जमींदार वहां आ जाते हैं। बदतमीज, नालायक, ये क्या कर रहा है? एक औरत पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने इससे शादी सिर्फ पीटने के लिए की थी? शमसुद्दीन गुस्से से चिल्लाए। जानता भी है, जिस दिन से तू गया है उस दिन से एक दिन भी ये चैन से नहीं सोई है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है
और एक तू है जो इस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। भीड़ के सामने फैजान शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से आमना के लिए नफरत मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आमना से माफ़ी मांग। इसके बाद फैजान ने कभी आमना से कुछ नहीं कहा और उसके हर बात मानने लगा।